हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है, हमारा जो सीरीज़ चल रही है बिजनेस लॉ की, जिसके अंदर हम एक वीडियो में कंप्लीट एक चैप्टर करवा रहे हैं। उसी सीरीज़ का ये चैप्टर नंबर 15 है जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। कि इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 15। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एन इंट्रोडक्शन। अब देखिए, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता क्या, पहले ये देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि मैं दूसरी पार्टी को बचाऊंगा किससे, लॉस होने से। कास्ट टू हिम बाय कंडक्ट ऑफ प्रोमिजर हिमसेल्फ, या तो प्रोमिजर खुद उस लॉस जो उसने प्रोमिजर ने बोला था वो ना करने के लिए बोलता है, तो जो भी लॉस होगा उससे प्रोटेक्ट करना एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, को या तो प्रोमिजर खुद करता है, कोई और अदर पर्सन करता है, और एक पार्टी को क्या होती है, हानि होती है, लॉस होता है, तो दूसरा पर्सन ये कॉन्ट्रैक्ट करता है मैं तेरे को उस लॉस और हानि से बचाऊंगा। ठीक है, तो मेन इंडेमनिटी का मतलब यही है, किसी लॉस से प्रोटेक्शन देना। ठीक है, कि भाई आने वाले टाइम पे अगर कोई अनसर्टेन इवेंट ऐसा घट गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस पर्सन को हानि होती है, लॉस होता है, तो मैं उस पर्सन के लॉस को कवर अप करूंगा, उस पर्सन को लॉस से प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल, अमित कॉन्टैक्ट विद राजेश दैट ही विल इंडेमनीफाई राजेश अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग विच राहुल में टेक अगेंस्ट राजेश। देखो, अमित ने कॉन्टैक्ट किया राजेश के साथ कि अगर कि वो राजेश को इंडेमनीफाई करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा हानि से, मीन्स उसका प्रोटेक्शन करेगा लॉस से, अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, जैसे भी कॉन्सिक्वेंस होते हैं प्रोसीडिंग के, विच राहुल में टेक अगेंस्ट राहुल, जो राजेश राहुल के अगेंस्ट कर रहा है। इफ़ राजेश हैज़ टू पे 20,000 एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच प्रोसीडिंग, अगर राजेश को उस प्रोसीडिंग करने के लिए 20,000 रुपये पे करने हैं, अमित विल हैव टू पे दैट अमाउंट बिकॉज ही हैज़ प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई राजेश। तो देखो, अमित वो उस अमाउंट को पे करेगा क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो राजेश को इंडेमनीफाई करेगा। ठीक है, आगे एग्जांपल है, बी मेक्स ए कॉन्टैक्ट टू सेल ए हॉर्स टू सी, ए वांट्स टू बाय द हॉर्स एंड प्रपोजेस दैट बी सेल द हॉर्स टू हिम। देखो, बी ने कॉन्टैक्ट कर लिया सी के साथ कि वो सी को अपना हॉर्स बेचेगा, लेकिन ए को उसका हॉर्स पसंद आ गया और उसने बोला कि भाई बी तू मुझे बेच दे ये हॉर्स, एंड इफ़ सी रिजॉर्ट्स टू लीगल प्रोसीडिंग, अगर देखो सी तुम्हारे पर केस डालता है, लीगल प्रोसीडिंग करता है तुम्हारे ऊपर, तो ही यानी ए विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेजेस दैट माइट हैव टू बी पेड बाय बी। तो जो भी बी के द्वारा कोई भी जो बी को जो भी डैमेज होती है, जो भी लॉस होता है, वो ए पे करेगा। ठीक है, व्हाट ए इज प्रपोजिंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड इंडेमनीफाई बी। ये जो ए प्रपोज कर रहा है ना कि भाई कोई बात नहीं, तू सी अगर केस भी डाल देगा तेरे ऊपर, तो क्योंकि तूने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसके साथ, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो सी केस डालेगा तो जितने भी खर्चा होएगा वो मैं तुझे दूंगा, तो मुझे हॉर्स बेच दे। ठीक है, तो इस केस में अगर जो ए प्रपोज कर रहा है ना, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का। ठीक है, और वो इंडेमनीफाई किसको कर रहा है, बी को। किसको प्रोटेक्शन दे रहा है लॉस से, बी को। कोई भी लॉस हुआ इस केस के अंदर तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं वो लॉस बियर आउट करूंगा, दैट ही माइट सफ़र फ्रॉम द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम बाय सी। ठीक है, अगर इसको समझाना हो तो देखो, बी और सी इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था, बीच में इनका कॉन्टैक्ट था कि जो बी है अपना हॉर्स किसको देगा, इसको, सी को। ठीक है, ए आया, इसने हॉर्स को देखा, इसको बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, लगा तो इसने बी को बोला, बी को क्या बोला कि ये अपना हॉर्स ना मेरे को दे दे। ठीक है, ये कहता है नहीं जी, मैंने तो सी से कॉन्टैक्ट कर रखा है, और कॉन्टैक्ट कर रखा है तो अगर मैंने उसको अपनी जो ऑब्लिगेशन है कंप्लीट नहीं किया, यानी उसको हॉर्स नहीं दिया सी को, तो वो मेरे पास केस कर देगा ना, मेरे ऊपर लीगल प्रोसीडिंग लगाएगा, वो लगाएगा।
ठीक है। तो ए कहता है मैं तेरे को इंडेमनीफाई कर रहा हूँ, तेरे को लॉस से प्रोटेक्शन दे रहा हूँ कि सी अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करता है तो उससे जो तुझको हानि होती है, जो तुझको लॉस होता है, वो सब मैं बियर आउट करूँगा। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इंडेमनीफाई। तो ए ने बी को इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंडेमनीफाई करने की बोला है। ठीक है। एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या क्या हैं? फर्स्ट देखिए, द इंडेमनीफायर एक्सप्रेस प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई द इंडेमनिटी होल्डर। अब एक बार ये देखो, इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनिटी कौन होता है। ये देखो, द पर्सन हु प्रोमिस टू प्रोटेक्ट अनदर फ्रॉम लॉस इज कॉल्ड इंडेमनीफायर। जो दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे को कोई भी लॉस से प्रोटेक्ट करूँगा, वो होता है इंडेमनीफायर। ठीक है। और जो जिस पर्सन को प्रोटेक्शन दी जा रही है वो होता है इंडेमनिटी होल्डर, यानी कि हानि से सुरक्षा लेने वाला पर्सन है, होल्डर है। ठीक है। अब कुछ एक इंडेमनिटी मस्ट हैव फॉलोइंग टू एलिमेंट। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो एलिमेंट जरूर होने चाहिए। फर्स्ट, द इंडेमनीफायर एक्सप्रेसली प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई द इंडेमनिटी होल्डर। जो इंडेमनीफायर है यानी जो प्रोटेक्शन दे रहा है वो एक्सप्रेसली अपने वर्ड ऑफ माउथ से प्रॉमिस करेगा इंडेमनिटी टू इंडेमनीफाई द इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनीफाई करने की। ठीक है। यानी कि जो इंडेमनिटी होल्डर है जिसकी रक्षा करनी है उसको उसकी रक्षा करने का प्रॉमिस मुंह से देगा। ठीक है, एक्सप्रेसली देगा। सेकंड है, द प्रॉमिस इज टू प्रोटेक्ट द इंडेमनिटी होल्डर अगेंस्ट लॉस दैट कुड बी रिजल्ट ऑफ एन एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्रोमिसर। यानी कि जो काम इंडेमनिटीफायर ने किया है, प्रोमिसर ने किया है, जो थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, जो उस एक्ट से जो भी लॉस होगा वो सब इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनिटीफायर पे करेगा। ठीक है। आगे देखो, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। अब यानी जिसको प्रोटेक्शन मिल रही है, मतलब कि जिसको लॉस से प्रोटेक्शन मिल रही है, उसके अधिकार क्या क्या हैं। ठीक है। उसके अधिकार हैं जो भी डैमेज हुआ, यानी कि सपोज कीजिए जो एग्जांपल ले रहे थे हमने कि बी ने जो घोड़ा बेचा वाला, बी को अब डैमेज होएगा क्योंकि सी उसके ऊपर केस कर देगा, तो जो भी डैमेज होगा वो डैमेज लेने का अधिकार है। कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, यानी कि देखो जो भी केस डाला गया बी के ऊपर, तो उसके उसके उस केस को लड़ने के लिए जो भी लिटिगेशन का खर्चा लगा है, जो भी मतलब जो मतलब हमारे लीगल प्रोसीडिंग कराने के लिए, कागज़ तैयार कराने के लिए, किसी वकील को देने के लिए जो भी पैसा लगा है वो सब वो इंडेमनीफायर यानी ए से लेगा। ठीक है। आगे है सम्स पेड अंडर द कंडीशंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। अगर जैसे कि सी के साथ उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उसने क्या पे किया, उसको पैसे पे करें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, कोई बात नहीं ये हॉर्स मैं तेरे को नहीं दे रहा, मैं किसी और को बेचना है मेरे को, तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तू इतने 10,000 रुपये ले ले मेरे से। तो 10,000 का जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो पैसे इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को देगा। ठीक है, समझ में आया। देखो, बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए इंडेमनिटीफायर है। ठीक है। तो डैमेज देगा, जो भी सी ने बी के ऊपर केस लगाया, जो भी डैमेज हुआ वो प्रोवाइड करेगा। कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, जो केस लगाया था उसमें कागज बनाने का खर्चा, सूट जो मतलब उसको जो उसके ऊपर केस लगाया गया था, आने जाने का खर्चा, जो भी खर्चा होता है वो भी देगा इसको। ठीक है। और जो भी इन दोनों ने बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि कोई नहीं 10,000 रुपये ले ले भाई, कोई बात नहीं तेरे साथ, तो मैंने केस वो कर दिया रद्द, जो भी है 10,000 रुपये ले ले, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ का पैसा भी ए प्रोवाइड करेगा बी को। ठीक है। आगे देखो, राइट्स ऑफ इंडेमनिफायर। अब जो को इंडेमनीफायर है, जो यानी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है लॉस, उसके भी कुछ अधिकार होंगे। उसका अधिकार देखो क्या क्या है। फर्स्ट, एन indemnifier after he has paid the damages under indemnity regains the rights he had delegated to be indemnified। उसके पास खुद रीगेन हो जाएगा वो राइट, अधिकार आ जाएगा he had delegated to the indemnified, जो indemnified को डेलीगेट था। ठीक है। बट ही गेट्स दिस राइट ओनली आफ्टर ही हैज़ पेड द डैमेज। बस लेकिन तभी मिलेगा वो राइट जब वो डैमेजेस पे कर देगा। ठीक है। If the indemnifier has
indemnify the indemnity holder, he gets the right to sue third party on behalf of indemnified. देखो, अगर इंडेमिटिफायर है वो इंडेमिटिफाई करता है इंडेमिटी होल्डर को, तो उसका राइट हो जाता है कि वो थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है जो इंडेमिटिफाइड किया है उसने, उसके बेस पे, ठीक है। इफ़ द इंडेमिटिफाइड सफ़र एनी डैमेजेस, अगर इंडेमिटिफाइड कोई लॉस होता है विच आर नॉट कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के अंडर कवर नहीं होता, द इंडेमिटिफायर इज नॉट बाउंड बाय लॉ टू पे सच डैमेज। तो इंडेमिटिफायर को हम बाउंड नहीं कर सकते कि वो डैमेज पे करेगा, ठीक है। The indemnifier is entitled to sue third parties only to extent of the damages he has paid to the indemnifier. जो indemnifier है is entitled to sue third party, थर्ड पार्टी को उसी एंटाइटल स्यू कर सकता है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ, उसी सीमा तक ऑफ द डैमेज ही हैज़ पेड टू द इंडेमिटी, जो इंडेमिटिफाइड को जितनी उसने डैमेज पे करी है सिर्फ उसी मतलब पोर्शन के लिए ही वो थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है, केस डाल सकता है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए, कमेंसमेंट ऑफ इंडेमिटिफायर्स लायबिलिटी। इंडेमिटिफायर की लायबिलिटी कहाँ से शुरू होती है ये देखते हैं कि भाई लायबिलिटी क्या है उसकी, कि उसकी क्षतिपूर्ति करना, उसकी हानि को प्रोटेक्शन देना है, हानि को प्रोवाइड करना, जो भी डैमेज हुई है वो उसको क्लेम दिलवाना उसको इंडेमिटी होल्डर को। तो वो कहाँ से शुरू होता है? सेक्शन 125 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडेमिटिफायर लायबिलिटी, कोई टाइम नहीं बताया। डिफरेंट हाई कोर्ट हैव मेड डिफरेंट ऑब्जर्वेशन एंड गिवन डिफरेंस वर्डिक्ट्स, हर एक हाई कोर्ट के अपने अपने वर्डिक्ट्स हैं। कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद एंड पटना हाई कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट इंडेमिटी होल्डर कैन क्लेम such indemnity as has been promised to him when he is called upon to perform an act on to pay damages against which he has been indemnified। भाई जब उसको प्रॉमिस किया गया था कि उसको डैमेज किया जाएगा, जैसे ही वो इंडेमिटिफाइड हुआ उसी टाइम उसकी जो है लायबिलिटी शुरू हो जाती है। In other words, the indemnifier obligation is concurrent with indemnity holder। indemnity होल्डर के मतलब सामंजस्य में चलती है, कॉन्ग्रुएंट चलती है उसकी जो है ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, सचिन गिव्स स्टोलन आइटम टू अंकुर टू ऑक्शन, सचिन ने एक चुराया हुआ आइटम अंकुर को दे दिया कि इसको ऑक्शन कर दे, एंड अंकुर आस्क्ड सचिन फॉर इंडेमिनिटी इफ ही इज सूड फॉर डैमेजेस बाय द ऑनर ऑफ द आइटम। अंकुर ने उससे पूछा कि सचिन को फॉर इंडेमिनिटी के लिए इफ़ ही इज सूड फॉर डैमेज, अगर उसको स्यू कर दिया गया डैमेज के लिए, मतलब केस डाल दिया गया उस पर, तो बाय ओनर ऑफ द आइटम अंकुर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेजेस एज सून एज ही इज सूड फॉर द ओनर। अंकुर एंटाइटल हो गया कि वो डैमेज क्लेम कर ले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, जैसे उसको स्यू किया जाएगा ओनर के द्वारा। ही नीड नॉट वेट टिल ही मेक्स अ पेमेंट ऑफ सच डैमेज, वो तब तक का वेट नहीं करेगा कि जब तक उसको पेमेंट नहीं दे दी जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही वो हुआ वैसे ही उसकी लायबिलिटी शुरू हो गई, ठीक है। ये हो गया इंडेमिनिटी का। अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। देखो इसमें सिर्फ क्या है, इसमें ये है कि अगर जो थर्ड पर्सन है वो अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं कर रहा है या डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो जिसने गारंटी दी है वो उस प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा और उसकी लायबिलिटी से उसको डिस्चार्ज करवाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एंड गारंटी हम देते हैं ना, ये मेरा गारंटर है, अगर ये मैं काम नहीं कर पाया तो ये मेरे तरफ से बिहाफ से पैसे देगा। गारंटर हम लेके आते हैं ना, इस चीज़ का पता होगा आपको। तो अब देखो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन होता है। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। मैं किसी की गारंटी दे रही हूँ आज, तो मैं श्योरिटी हो गई उसकी। द पर्सन रिस्पेक्ट टू हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर। जिसके लिए मैं गारंटर बन रही हूँ, श्योरिटी बन रही हूँ, वो हो गया प्रिंसिपल डेटर, देनदार, ठीक है। एंड द पर्सन टू होम द गारंटी, जिसको मैं गारंटी दे रही हूँ वो हो गया क्रेडिटर, लेनदार, ठीक है। देखो ये है मेरा एक फ्रेंड, ठीक है, मेरा फ्रेंड, और इसने एक पर्सन से क्या लिए पैसे, ये एक दूसरा पर्सन है, ठीक है। मैं आ गई बीच में श्योरिटी, इसने बोला तू मेरा गारंटर बन जा, ठीक है, मैं हो गई श्योरिटी।
तो मैं गारंटर बन गई, श्योरिटी बन गई। अब जिसके बिहाफ पे मैंने जिसकी गारंटी ली है वो हो गया प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर, देनदार पैसे देने हैं ना इसको, इसने इससे 1 लाख रुपए लिए हैं। कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए इससे। तो मैं गारंटर श्योरिटी हूँ और ये प्रिंसिपल डेटर है, देनदार इसको पैसे देने हैं, और ये हो गया प्रिंसिपल क्रेडिटर। ये खाली हो गया क्रेडिटर, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, ये हो गया क्रेडिटर, इसने पैसे लेने हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी गारंटी ली है और इसको गारंटी दी है कि भाई अगर ये 1 लाख रुपए नहीं चुकाता तो मैं चुकाऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और रिटन, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट इंग्लिश लॉ स्टिपुलेट इट टू बी राइटिंग। इंग्लिश लॉ कहता है कि राइटिंग में होना चाहिए। गारंटी कैन बी फॉर द गुड कंडक्ट ऑफ अ पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ, लोन के लिए हो सकती है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, या तो कोई गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर रहा है या कोई लोन ले रहा है तब गारंटी केस आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए रिक्वेस्ट बी टू गिव 50,000 टू सी। ए ने रिक्वेस्ट किया बी को कि 50,000 सी को दे दे, एंड गारंटीज दे, और ए ने गारंटी दी कि सी विल रिपे द अमाउंट विद इन ईयर। सी एक साल के अंदर अंदर अमाउंट रिपे कर देगा। इफ सी डज नॉट, अगर सी नहीं करेगा, ए हिमसेल्फ विल पे द अमाउंट टू बी, ए खुद जाके बी को अमाउंट पे करेगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं देखिए। फर्स्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन ओनली बी बिटवीन एटलीस्ट 3 पार्टी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। इनके लिए कम से कम 3 पार्टियां होनी जरूरी है, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। फ्री कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज एसेंशियल फॉर द, फ्री कंसेंट होगी, सबकी सहमति स्वतंत्र रूप से होगी, कोई किसी को डरा धमका के नहीं करवा सकता। ठीक है, द श्योरिटीज ऑब्लिगेशन अराइजेज only when the principal debtor makes a default in the performance of his obligation, does not repay debtor। श्योरिटी की जो ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मतलब श्योरिटी का उत्तरदायित्व वहीं से शुरू होता है जहाँ पर जो प्रिंसिपल डेटर है वो अपना प्रॉमिस करने से इनकार कर दे, या फिर वो जो डेट लिया था वो उसको चुकाने से इनकार कर दे। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन बी ओरल और रिटर्न हो सकती है, इट कैन नॉट बी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था ना हमने कि भाई ना तो उसमें क्या होता है, ऑफर होता है, ना एक्सेप्टेंस होती है, ऐसा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो ओरल या रिटर्न होना चाहिए, इम्प्लाइड नहीं हो सकता वो। ठीक है, मतलब बिना ऑफर और एक्सेप्टेंस के नहीं हो सकता। टिल सच टाइम एज द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रिंसिपल डेटर डज नॉट अराइज, द श्योरिटी इज आल्सो फ्री फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन। देखो यानी मतलब सपोज करो डेटर को डेट चुकाना है, यानी जो 1 लाख रुपए लिए थे मेरे फ्रेंड ने, अगर उसने 1 साल का टाइम दिया है तो 1 साल तक मैं भी फ्री हूँ उस ऑब्लिगेशन से, क्योंकि 1 साल का टाइम के बाद देखी जाएगी कि वो चुकाता या नहीं चुकाता, तो 1 साल तक तो मैं भी फ्री रहूँगी। ठीक है, लायबिलिटी से। आगे है पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पर्पस क्या है, क्यों रखने का? नॉर्मली द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन बी ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अ लोन गिवन टू पार्टी, जो लोन दिया है उसकी सिक्योरिटी के लिए, फॉर द अश्योरेंस ऑफ द गुड कंडक्ट एंड ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉय इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो किसी गारंटर का नाम लिखवाते हैं, उसको साइन करवाते हैं ताकि गुड कंडक्ट और ऑनेस्टी का अश्योरेंस मिल जाएगी, हाँ भाई ये बंदा अच्छा है। ठीक है, फॉर द इंडेमनिटी ऑफ थर्ड पार्टी फ्रॉम लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट। ये इंडेमिनिटी कर रहा है एक तरह से, मतलब कि क्षतिपूर्ति कर रहा है, क्षति के मतलब लॉस से प्रोटेक्शन दे रहा है थर्ड पार्टी को, फ्रॉम लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द नॉन पेमेंट ऑफ, अगर डेट से जो डेट की नॉन पेमेंट की गई, कर चुकाया नहीं गया तो उससे उसकी सिक्योरिटी एक तरह से। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है देखिए। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेसिस ऑफ डिफरेंस और फंक्शन। बेसिस ऑफ डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बेसिस में देखिए फर्स्ट फंक्शन, इंडेमनिटी फायर प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द इंडेमनिटी फायर्ड अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर और थर्ड पार्टी। इंडेमनिटी फायर प्रोटेक्ट करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं प्रोटेक्ट करूँगा कोई भी इससे लॉस से जो भी होगा। अगर किसको दे रहा है ये प्रोटेक्शन? इंडेमनिटी होल्डर को और कंसिक्वेंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर और थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग। ठीक है, और श्योरिटी क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी प्रॉमिस टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस ऑफ द थर्ड पार्टी।
श्योरिटी क्या कहता है कि मैं खुद परफॉर्म करूंगा ऑब्लिगेशन को, उत्तरदायित्व को, और प्रॉमिस जो दिया था थर्ड पार्टी को वो करूंगा। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कौन कौन सी पार्टी होती है? इसमें होता है इंडैमिटिफायर एंड इंडैमिटी होल्डर, दो ही पार्टी होती है इसमें, तीन होती है, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। ऑब्जेक्ट, द पर्पस ऑफ द सेफ्टी, पर्पस इज फॉर सेफ्टी फ्रॉम एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। कोई अनसर्टेन आने वाला अनिश्चित कोई फ्यूचर इवेंट ऐसा हो जाता है कि, तो उसके बेस पर ये सेफ्टी होती है इंडेमिटी। और द पर्पस इज टू अश्योर द अदर पार्टी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन। दूसरी पार्टी को अश्योरेंस देनी होती है कि भाई जो ऑब्लिगेशन है उसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी, मतलब जो काम कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लायबिलिटी क्या? लायबिलिटी ऑफ द इंडैमिटिफायर इज प्राइमरी। इंडैमिटिफायर की जो लायबिलिटी होती है वो प्राइमरी होती है, इसकी सेकेंडरी होती है, क्योंकि जो श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है, क्योंकि अगर वो डिफ़ॉल्ट, मतलब जो प्रिंसिपल डेटर है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तभी जाके इसकी जो लायबिलिटी है वो राइज होती है। ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंडैमिटिफायर एंड इंडैमिटी होल्डर के अंदर, एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडैमिटी के अंदर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किसके किसके बीच में? देखो, एक तो प्रिंसिपल डेटर जिसने पैसे दिए लिए हैं और जिसने पैसे दिए हैं उसके बीच में, ठीक है। एक क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, मतलब श्योरिटी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया है एक तरह से कि भाई तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा क्रेडिटर को। और एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया अपने आप बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में, कि भाई प्रिंसिपल डेटर कहता है कि भाई मैं जो है उसके पैसे चुका दूंगा, क्रेडिटर के पैसे चुका दूंगा, ठीक है, कि तूने मेरे को गारंटी दी है। आगे देखिए बेसिक स्कोप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी स्कोप। स्कोप इज लिमिटेड एंड डज नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसका स्कोप जो है लिमिटेड है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं आता, लेकिन गारंटी का स्कोप वाइड है और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी आता है। ठीक है। नेचर, द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, सिक्योरिटी है लॉस के अगेंस्ट। ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज अश्योरेंस टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को अश्योरेंस प्रोवाइड करना है। कंसिडरेशन, इंडेमिटिफायर रिसीव्स ए कंसिडरेशन फ्रॉम द इंडेमिटी होल्डर एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमिटिफायर को स्टार्टिंग में क्या मिलेगा? कंसिडरेशन, पैसे जो पेमेंट मिलेगी फ्रॉम द इंडेमिटी होल्डर से एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा होगा, ठीक है, स्टार्ट हो रहा होगा। लेकिन श्योरिटी डज नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन, श्योरिटी कुछ नहीं मिलेगा, वो तो बस अपना नाम लिख के आएगा एज अ गारंटर के रूप में। द ओनली कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी इज द एक्सपेक्टेड गेन ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, जो भी एक्सपेक्टेड गेन होगा ना प्रिंसिपल डेटर को, वही बस सिर्फ माना जाएगा उसका कंसिडरेशन। ठीक है। राइट टू स्यू, indemnifier cannot sue a third party for the loss in his own name, he can only sue on behalf of the indemnifier। देखो, जो indemnifier है, जो लॉस से प्रोटेक्शन दे रहा है, वो अगर स्यू करता है थर्ड पार्टी को तो वो अपने नाम से नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी के नाम है, इंडेमिटी होल्डर के नाम से वो क्या कर सकता है, उसको स्यू कर सकता है। श्योरिटी ऑन डिस्चार्जिंग अ डेट ड्यू बाय प्रिंसिपल डेटर कैन sue द प्रिंसिपल डेटर इन हिज ओन राइट। जो श्योरिटी, देखो अगर मान लो प्रिंसिपल डेटर ने जो कर्जा लिया था वो नहीं चुकाया और वो मुझे चुकाना पड़ गया, श्योरिटी को चुकाना पड़ गया, तो श्योरिटी यानी मैं अपने फ्रेंड के ऊपर केस डाल सकती हूँ अपने ऑन राइट के बेस पे। ठीक है। देखिए, गारंटी विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, गारंटी दे दी, प्रिंसिपल डेटर को पता नहीं मेरी गारंटी दी गई है। ठीक है। देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एसेंशियली हैज़ 3 पार्टीज, 3 पार्टी होनी जरूरी है, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। कैन ए पार्टी स्टैंड श्योरिटी फॉर अनदर पार्टी विदाउट द नॉलेज ऑफ द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी? क्या एक पार्टी श्योरिटी बन सकता है फॉर अनदर पार्टी के लिए बिना उसकी नॉलेज के, बिना उसकी कंसेंट, सहमति के? द वर्डिक्ट ऑन द इशू वाज गिवन ऑन द तमिलनाडु हाई कोर्ट इन द केस ऑफ पेरियामरन मार्कयर वर्सेस बैनियंस एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ था? देखो, ए और बी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है। इसने, बी ने इससे कोई गुड्स मांगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सी ने इस बी को बोल दिया कोई नहीं, मैं जो भी मतलब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो ए की गारंटी ले रहा हूँ मैं, ए को पता ही नहीं है इस बात का, बी और सी के बीच में अपने आप ये बातें हो गई। ठीक है। अब ए ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं करी तो सी ने इसको
पैसे दिए, क्योंकि बी और सी के बीच में तो हुआ था ये चीज़, बोला था कि भाई तू कर दे। सी ने इसको पैसे दे दिए, मतलब 30,000 की गुड्स थी, तो 30,000 रुपये इसने इसको दे दिए। अब जो सी है ना, वो ए को स्यू नहीं कर सकता कि भाई तूने में ये पैसे नहीं पे करे हैं, मैंने पे करे हैं, तो स्यू नहीं कर सकता, इसको कोर्ट में केस नहीं डाल सकता। इसके खिलाफ क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये एक तरह से इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे? इसने इसको क्षति से बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये इंडेमिटी फायर है, इंडेमिटी होल्डर है, ना कि ये, क्योंकि इसको पता ही नहीं था भाई ये मेरी गारंटी ले रहा है, गारंटी का केस है ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर, ये इंडेमिटी होल्डर का, और इंडेमिटी होल्डर ये है और इंडेमिटी फायर ये है, ठीक है, ये केस हो गया यहाँ पर। तो हम कोर्ट कहती है कि बिना एक के, मतलब यानी बिना बिना जो डेटर है, हमारा प्रिंसिपल डेटर है, उसकी सहमति के बिना अगर आप किसी उसकी गारंटी लेते हो तो वो उस चीज़ के लिए लिएबल नहीं होगा पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर ये देता है, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकॉज देयर वाज नो थ्री पार्टी थी नहीं, वहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टी थी, एंड द कॉन्ट्रैक्ट वाज इन फैक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी बिटवीन द क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, यानी बी और सी के बीच में, ये क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में इंडेमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट था। द कोर्ट देयरफॉर हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डाल दिया, ठीक है। आगे है कंसीडरेशन फॉर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन क्या होगा इसका? कंसिडरेशन मतलब कि जो कोई, मान लो अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए कोई अगर कोई किसी चीज़ को कोई कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो उसके रिटर्न में कोई पैसे वगैरह है कुछ। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट देयर इज ए कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी। गारंटी के अंदर एसेंशियल नहीं है कि श्योरिटी के लिए कोई भी कंसिडरेशन हो, कोई पैसे दे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनीथिंग डन और प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। कोई भी एनीथिंग डन, कुछ भी किया गया, और प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट द प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए कोई भी प्रॉमिस है, वही सिर्फ सफिशिएंट कंसिडरेशन है एक श्योरिटी के लिए गारंटी देने के लिए। इन अदर वर्ड्स द कंसिडरेशन कैन बी नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और गेन फॉर द प्रोमिसर, यानी कि मतलब श्योरिटी के लिए कोई भी इन टर्म्स ऑफ मनी में कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, बस जो वो ये चाहता है कि जो प्रिंसिपल डेटर है उसको जो गेन हो रहा है वो हो जाए बस, ठीक है। मेरे लिए कोई इन टर्म्स ऑफ मनी मेरे लिए कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ गारंटी। गारंटी देखो कितने टाइप्स की होती है। मेनली गारंटी इज द फॉलोइंग टाइप्स। रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी, गारंटी विच इज विद रिस्पेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग और एन ओल्ड डेट ऑफ अ पार्टी इज कॉल्ड अ रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी। जो गारंटी इज विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग और ओल्ड डेट, जो अभी चल रहा है और पुराना कर्जा है, उसके लिए जो गारंटी दी गई है वो रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रो से नाम आ गया, रेट्रो पुराना, रेट्रो यही होता है ना, पुराना डेट चल रहा है और अभी तक चल रहा है, एग्जिस्टिंग डेट है वो उससे रिलेटेड जो भी गारंटी होगी वो रेट्रोस्पेक्टिव होगी। प्रोस्पेक्टिव गारंटी, ए गारंटी फॉर फ्यूचर डेट और ऑब्लिगेशन इज ए प्रोस्पेक्टिव। आने वाले टाइम में जो भी फ्यूचर में डेट लिया जाएगा उसके लिए वो गारंटी दी जाएगी, वो होगी प्रोस्पेक्टिव। ये प्रोस्पेक्टिव गारंटी 2 टाइप की होती है, स्पेसिफिक गारंटी और कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी व्हेन ए गारंटी एक्सटेंड टू अ सिंगल ट्रांजैक्शन और डेट इट इज स्पेसिफिक गारंटी। जब एक गारंटी एक्सटेंड होती है एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए या फिर एक सिंगल डेट के लिए तो उसको स्पेसिफिक गारंटी बोलते हैं। सच गारंटी कम्स टू एन एंड विद द डिस्चार्ज ऑफ डेप्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। ये गारंटी खत्म हो जाएगी तभी जब वो डिस्चार्ज देगा, मतलब कि कर्जा चुका देगा अपना, तभी गारंटी खत्म हो जाएगी। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन एक गारंटी एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, जब एक गारंटी ये तो यहाँ तक सिंगल ट्रांजेक्शन में होगी, ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन तक होगी, इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। सच गारंटी इज नॉट कन्फर्म टू वन ट्रांजेक्शन। ये गारंटी सिर्फ वन ट्रांजेक्शन के लिए कन्फर्मेशन नहीं होगी। सच गारंटी इज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड एंड स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन एंड द पार्टी हु इज गिविंग सच गारंटी। ये जो गारंटी है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए है, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस के लिए, एंड द पार्टी हु इज गिविंग सच, और जो पार्टी गारंटी दे रही है श्योरिटी कैन लिमिट हिज कमिटमेंट टू द ट्रांजेक्शन, वो अपनी
कमिटमेंट को लिमिट दे सकता है ट्रांजेक्शन के लिए, एंड द ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, और ड्यूरेशन बता सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफाई करके। द साइलेंट फीचर ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी आर, फीचर देखिए क्या है। फर्स्ट, सच गारंटी इज वैलिड फॉर सीरीज ऑफ कंटिन्यूइंग ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड द ट्रांजेक्शंस आर विद इन द लिमिट्स ऑफ द गारंटी इन टर्म्स ऑफ अमाउंट एंड टाइम पीरियड। ये जो गारंटी है वैलिड रहेगी कंटिन्यूइंग ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड द ट्रांजेक्शंस आर विद इन द लिमिट्स ऑफ गारंटी। ये कई सारी ट्रांजेक्शन तक कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन है वो गारंटी की लिमिट तक होनी चाहिए। सच गारंटी इज ओनली एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। ये गारंटी सिर्फ ओनली एप्लीकेबल होगी कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन तक जो इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, जो इसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होगा। द श्योरिटी रिजर्व द राइट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोबेबल फ्यूचर ट्रांजेक्शन। श्योरिटी को के पास राइट होता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन मिले उसको अबाउट द प्रोबेबल फ्यूचर, जो भी फ्यूचर में ट्रांजेक्शन होगी उसके रिगार्डिंग। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी द कंटिन्यूइंग गारंटी टर्मिनेट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द गारंटर। अगर अग्रीमेंट के अंदर ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है तो जो कॉन्टिन्यू गारंटी है वो तो वहीं खत्म हो जाएगी जब गारंटर की डेथ हो जाएगी, ठीक है। इफ द श्योरिटी द गारंटर सो डिजायर ही कैन स्पेसिफाई द पीरियड एंड अमाउंट ऑफ गारंटी एट द टाइम ऑफ द गिविंग द गारंटी। अगर गारंटर उसकी इच्छा है तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड तक गारंटी ले सकता है कि मेरी 2 साल तक की गारंटी रहेगी भाई सिर्फ, और एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए भाई इतने इतने टाइम तक और इतने अमाउंट तक के लिए, बस मैं 10 लाख तक की गारंटी ले रहा हूँ और 2 साल तक के लिए ले रहा हूँ, तो वो इसकी डिजायर के थ्रू इतनी गारंटी दे सकता है, ठीक है। आगे देखिए रेवोकेशन और टर्मिनेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी। जो कंटिन्यूइंग गारंटी चल रही है जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स के लिए और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है, उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं? बाय नोटिस। देखो जो श्योरिटी है वो नोटिस प्रोवाइड करे और उसको बंद कर सकता है कंटिन्यू गारंटी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन कंटिन्यू गारंटी कैन बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी गिविंग ए नोटिस टू द क्रेडिटर ऑफ सच रेवोकेशन। जो श्योरिटी है एक नोटिस प्रोवाइड कर देगा क्रेडिटर को कि भाई मेरी यहाँ से गारंटी खत्म हो गई है, ठीक है। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाएगी तो भी उसकी कंटिन्यू गारंटी खत्म हो जाएगी, तो हमने पहले पढ़ लिया। इनवैलिड गारंटी, देखो अगर गारंटी जो है इनवैलिड तरीके से ली गई थी तो जो है श्योरिटी उसको क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है उस गारंटी को। अब इनवैलिड गारंटी कैसे हुई? गारंटी ऑब्टेन बाय कुछ चीज़ छुपा कर अगर क्रेडिटर ने उससे गारंटी ली है तो वो गारंटी क्या होगा जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142 एनी सच गारंटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय द क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज एंड कॉन्करेंस बाय मिस रिप्रेजेंटिंग सम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन से दिखाया गया, इज इनवैलिड। Likewise, if some important relationship between the creditor and the principal debtor is misrepresented by the क्रेडिटर की और प्रिंसिपल डायरेक्टर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप थे जो कि छुपाए गए किससे, श्योरिटी से, और विद हिज नॉलेज एंड कॉन्करेंस देन द गारंटी ऑफ द श्योरिटी बिकम्स इनवैलिड। तो गारंटी श्योरिटी की गारंटी हो गई वो इनवैलिड हो जाएगी ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड एंड किसके बेस पे? फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के बेस पे। गारंटी ऑप्टेड बाय कंसीलमेंट, कुछ छुपा के उससे गारंटी ली गई है। तो देखो अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 343 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनी सच गारंटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय द क्रेडिटर बाय कंसीलिंग और कीपिंग साइलेंट अबाउट सम इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट को छुपा कर और साइलेंट रहकर अगर वो गारंटी ली गई है तो वो श्योरिटी की गारंटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। गारंटी ऑन कंडीशन ऑफ ज्वाइनिंग को श्योरिटी, देखो गारंटी दी गई है किस कंडीशन पर कि भाई को श्योरिटी को भी ज्वाइन किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हेन ए पर्सन स्टैंड गारंटी with respect to a contract on the condition that the creditor will not deem it to be operative until another person join him or co-surety such guarantee is invalid if the other person does not become a co-surety। देखिए अगर मैंने क्रेडिटर को, जो मेरा दोस्त था, उसको उसकी गारंटी लेनी है, लेकिन मैंने क्रेडिटर को बोला मैं गारंटी तभी लूँगी तब जब इसका कोई एक और दोस्त आके मेरे साथ को श्योरिटी बनेगा तभी मेरी गारंटी स्टार्ट होगी। लेकिन अगर कोई को श्योरिटी ने ज्वाइन नहीं किया, उसे किसी भी दोस्त ने मेरे साथ आके गारंटी को ज्वाइन नहीं किया, तो मेरी भी गारंटी जो है, मेरी भी लायबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, मेरी भी जो गारंटी है वो वहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अब श्योरिटी की कुछ लायबिलिटी हैं, उत्तरदायित्व हैं, कौन कौन से हैं देखिए।
जो मतलब मैं हूँ श्योरिटी, मैं अपने दोस्त की श्योरिटी दे रही हूँ, तो मेरी लाइबिलिटी रहेगी। लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल। मेरी जो लाइबिलिटी है वो प्रिंसिपल डेटर के साथ में को एक्सटेंसिव होगी। सेक्शन 128 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द नेचर ऑफ द श्योरिटीज लाइबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज द otherwise provided by the contractor. In other words, the quantum of the surety's obligation unless specified otherwise in the contract it is the same as that of the principal डेटर। देखो इसकी जो लाइबिलिटी है श्योरिटी की, एक तरह से वो जो प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी है वही सेम है अगर वो अपना वो जो परफॉर्मेंस है ऑब्लिगेशन है परफॉर्म नहीं करता। ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी कमेंसेस विद द डिफॉल्ट। जैसे प्रिंसिपल डेटर ने अपना जो डेट है वो चुकाने से मना कर दिया, वो डिफ़ॉल्ट हो गया अपने प्रिंसिपल डेट को चुकाने के लिए, तो वहीं से श्योरिटी की लाइबिलिटी शुरू हो जाएगी। लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटी, अगर देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर एक से ज़्यादा गारंटर हैं तो सबकी समान जो है को श्योरिटी की लाइबिलिटी होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 132 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन टू पार्टीज मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पार्टी एंड implies a specific liability on the part of the third party and also agree that one of them will be held liable in case of default of the other, one person is deemed to be the surety of the other and the third person is not party of this contract, then under the first contract the liability of both toward the third person will not be influenced by their mutual contract, even if the third person is in know the contract between the first two. In other words, it can be said that when two person jointly take a loan, देखो दो पर्सन ने मिलकर लोन लिया एंड वन ऑफ देम इज अ श्योरिटी फॉर द अदर, और एक दूसरे की श्योरिटी दे रहे हैं, इट डज डिमिनिशेस हिज लाइबिलिटी टू द क्रेडिटर, उनकी लाइबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं क्रेडिटर के, बट द सर्टेनली कैन यूज़ हिज राइट एज अ श्योरिटी, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से वो अपने राइट्स को श्योरिटी के रूप में यूज़ कर। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी मेक्स एफिडेविट टू वर्क जॉइंटली वेयर इन A has written it on a surety for B, भाई A श्योरिटी लेता है B की, C is aware of existence of the affidavit for very beginning, C को पता था एफिडेविट के बारे में स्टार्टिंग से। The fact that A has written as surety for B and C knows about it will not be a reason for security on the filing of a suit by C against A। C को पता था, स्टार्टिंग से पता था, एंड अबाउट इट विल नॉट बी रीज़न, तो ये रीज़न नहीं होगा कि फॉर सिक्योरिटी का रीज़न नहीं होगा ऑन द फाइलिंग ऑफ अ सूट बाय सी अगेंस्ट ए। किसी को इस चीज़ का पहले से पता था, वो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या नहीं कर सकता, स्यू नहीं कर सकता। अगर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी, श्योरिटी जो है अपनी लाइबिलिटी से उत्तरदायित्व से कब अपने आप को हटा सकता है, अपना डिस्चार्ज हो सकता है, फ्री हो सकता है, बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन। वही वो अपनी डिस्चार्ज जो गारंटी का जो उसने वो दिया था अपनी गारंटी से डिस्चार्ज होकर रेवोकेट करके अपनी जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट को रेवोकेट करके और नोटिस प्रोवाइड करके क्रेडिटर को, तो वो क्या कर सकता है उससे ख़त्म, मतलब कि अपनी लाइबिलिटी से पीछे छुटा सकता है। बाय श्योरिटी उसकी डेथ हो जाएगी तो भी उसकी जो लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। बाय वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, मतलब जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था जो डेटर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, उसमें कुछ चेंज हो गया, अगर चेंज हो गया तो श्योरिटी की जो ऑब्लिगेशन है वो भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि श्योरिटी को इस बारे में नहीं पता। ठीक है। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, जब प्रिंसिपल डेटर की ही अपनी वो मतलब प्रिंसिपल डेटर ने अपना डेट क्लियर कर दिया तो उसकी जो गारंटर है या श्योरिटी है उसका भी जो वो जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल डेटर के साथ में उसने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ये जो है ये जो तो खुद चुका दियो और भाई मेरी ऑब्लिगेशन यहाँ ख़त्म हो रही है, तो फिर वो एग्रीमेंट भी काम आएगा और उसको उससे ऑब्लिगेशन छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है।
देखो इसमें क्या होगा, एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल डेटर। अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, बिना श्योरिटी के कंसेंट के, मेक अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अमाउंट टू बी सेटलमेंट बिटवीन द टू, दोनों आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। द क्रेडिटर प्रोमिसेस टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट ऑफ द डेटर्स लायबिलिटी, और क्रेडिटर प्रॉमिस करता है कि मैं टाइम लिमिट बढ़ा देता हूँ तेरी लायबिलिटी की। तो यहाँ पर जो, क्योंकि देखो उसको पता नहीं है जिसने श्योरिटी दी है उसको पता नहीं कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो यहाँ पर वो अपनी जो मतलब श्योरिटी है उसकी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से उसका उत्तरदायित्व खत्म हो जाएगा। क्रेडिटर ने कोई ऐसा काम कर दिया, ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज रेमेडी, जो श्योरिटी के एक तरह से खिलाफ हो गया वो काम, और श्योरिटी को ना बताकर किया गया, तो वो श्योरिटी के लिए एक रेमेडी हो गई अपने ऑब्लिगेशन से बचने के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139, द क्रेडिटर डज सम एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ क्रेडिटर, कोई ऐसा काम किया जो उसके अधिकारों से इनकंसिस्टेंट है, बियॉन्ड है, और फॉल्स टू डू सम एक्ट विच इज लॉफुली ड्यूटी टुवर्ड द, और फेल्स हो गया वो अपना कोई ऐसी ड्यूटी निभाने के लिए जो श्योरिटी के लिए थी, देन द श्योरिटी इज अब्सॉल्व्ड ऑफ हिज लायबिलिटी, तो श्योरिटी है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय द क्रेडिटर। देखो क्रेडिटर को, जो मान लो सपोज कि प्रिंसिपल डेटर ने अपने कोई सिक्योरिटी, मतलब कोई अपना बिल्डिंग या फिर कोई अपने सोने की चीज़ गिरवी रखी थी सिक्योरिटी के रूप में, और वो उसने गुम कर दी, क्रेडिटर ने गुम कर दी, तो वहाँ से जो लाइबिलिटी है अपने जो श्योरिटी की वो ख़त्म हो जाती है। गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर क्रेडिटर ने जो श्योरिटी की गारंटी कुछ छुपू के या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे के प्रोवाइड की थी, ली थी गारंटी, तो वो गारंटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से। ठीक है अगर कोई छुपा कर लिए, कंसीलमेंट के थ्रू से ली है, तब भी वो उसकी गारंटी खत्म हो जाएगी, तब भी वो जिसका डिस्चार्ज हो जाएगा अपने ऑब्लिगेशन से। गारंटी गिवन ऑन द कंडीशन ऑफ ज्वाइनिंग क्योर सिक्योरिटी, अगर गारंटी दी थी, मतलब कि क्रेडिटर को गारंटी दी गई थी कि मैं तभी गारंटी दूंगा जब कोई एक और कोश्योरिटी आके मेरे को ज्वाइन करेगा। अगर कोश्योरिटी ने आके नए कोश्योरिटी ने आके नहीं ज्वाइन किया था, तो वो जो श्योरिटी गारंटी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। हमने पढ़े कुछ, अब पढ़ते हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी। अब श्योरिटी को अधिकार क्या क्या है। राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट राइट ये है कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट होता है डेट को पे करने के लिए, और जो सारी ऑब्लिगेशन है श्योरिटी के ऊपर आ जाती है और श्योरिटी उसका डेट पे करता है, तो जो श्योरिटी के पास राइट आ जाता है प्रॉपर तरीके से कि वो स्यू कर सकता है प्रिंसिपल डेटर को। ठीक है, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट होता है इसका। वंस द श्योरिटी हैज़ डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टू द क्रेडिटर, एक बार अगर क्रेडिटर से जो उसने डिस्चार्ज हो गया अपनी लायबिलिटी से, ही हैज़ द सेम राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, उसका सेम राइट बन जाता है प्रिंसिपल डेटर जैसा एज दो द क्रेडिटर के हिसाब से। इन अदर वर्ड्स, आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ हिज लायबिलिटी, द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, लाइबिलिटी खत्म होने के बाद वो एक तरह से क्रेडिटर के साथ में मतलब प्रिंसिपल डेटर वाला रूप ले लेता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 147, श्योरिटी हैज़ द राइट टू the profit from any security that was available to the creditor when the contract was made, even if the surety had no knowledge of such security। देखो, अगर सपोज कीजिए मैंने अपने दोस्त की गारंटी दी हुई थी, दोस्त ने 1 लाख रुपए उठाए हुए थे क्रेडिटर से, और उस 1 लाख के बदले में उसने अपने सोने की चैन दे रखी थी। ठीक है, अब दोस्त ने 1 लाख रुपए नहीं दिए, तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई, मैंने वो 1 लाख रुपए चुका दी क्योंकि मैं गारंटर थी, श्योरिटी थी। ठीक है, अब अगर क्रेडिटर के पास वो सोने की चेन थी, तो अब मैं प्रॉपर क्या बन गई, मैं एक तरह से प्रिंसिपल डेटर के रूप में आ गई, क्योंकि मैंने जो है कर्जा मैंने चुकाया है, तो मैं एक तरह से श्योरिटी से अब प्रिंसिपल डेटर के रूप में आ गई कर्जा चुकाने के बाद। तो अब जो भी सिक्योरिटी पड़ी है उसकी हकदार मैं हूँ, तो क्रेडिटर का ये हक बनता है, यानी श्योरिटी का मेरा ये हक बनता है कि जो क्रेडिटर के पास जो सिक्योरिटी रखी है वो मैं ले लूँ उससे। ठीक है, राइट अगेंस्ट को सिक्योरिटी, co-surety, when there are 2 or more persons who have a guarantee, they are called co-sureties and the responsible for division of the liability arising out of such guarantee among themselves। देखो, अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा गारंटर थे तो वो co-surety कहलाते हैं, और जितनी भी लाइबिलिटी होती है वो उनमें बढ़ जाती है। ठीक है
को श्योरिटी पर राइट कौन से होते हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138, इफ द क्रेडिटर रिलीज वन को श्योरिटीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, नाइदर द अदर को श्योरिटी कैन आर रिलीज फ्रॉम देयर लाइबिलिटीज टू द क्रेडिटर, नॉर द श्योरिटी हु इज रिलीज्ड बाय द क्रेडिटर इज एब्सॉल्व्ड ऑफ हिज ऑब्लिगेशन टू द अदर कोश्योरिटी। अगर कोई क्रेडिटर है वो एक कोश्योरिटी को अगर कहता है कि भाई तेरे को मैं रिलीज कर रहा हूँ, तो वो रिलीज नहीं होंगे अपने ऑब्लिगेशन से, और जो श्योरिटी है वो भी रिलीज़ नहीं होगा क्रेडिटर, जो क्रेडिटर के रिगार्डिंग जो भी उसकी जो ऑब्लिगेशंस बनती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 146, व्हेन two or more persons jointly give a guarantee for a loan or promise in the absence of the contract to the contrary, the co-sureties are bound by the law to equally share the liability in case of default on the part of the, अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं कर पाता अपने कर्ज की, अपने डेट की, तो जो को-श्योरिटी की वो बनती है कि वो दोनों मिलकर इक्वल अमाउंट में वो पे करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे स्टूडेंट ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।